प्यारे बच्चों, यदि आप भी इस साल फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी का टॉप गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी चाहते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 90+ मार्क्स लाना तो आज के क्लास का एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। ये गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट और मॉडल पेपर से छांट करके वीवीआई लाया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप सभी चाहते हैं हिंदी में बेहतर मार्क्स लाना तो आज के क्लास को आप सभी भूल से भी स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब आप सभी फ्रेंड्स जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। गेस क्वेश्चन याद करने का मतलब क्या है कि आप सभी फाइनल एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप सभी पूरी तरह से जोश के साथ तैयार हो रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सूरदास किस काल के कवि थे? बताएंगे सूरदास जी जो है कौन से काल के कवि थे? मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर जो है आदिकाल, भक्ति काल? तो याद रखिएगा सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। राइट आंसर एक का डी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट आंसर देंगे, ठीक है। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा आप सभी का, बस याद करते चलेंगे अगर आपको याद नहीं है तो। दूसरा पूछा गया है कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का समन्वयवादी बताना है आपको। क्या तुलसीदास को मानते हैं, जायसी को, मीराबाई को, सूरदास को? तो याद रखिएगा हिंदी का समन्वयवादी कवि जो माना जाता है वो तुलसीदास को माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर 2 का ए हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामचरितमानस का रचना कर्म कितने दिन में पूरा हुआ? रामचरितमानस का जो रचना कर्म है वो कितने दिन में पूरा हुआ है? तो आप सभी उम्मीद करते हैं फटाफट आंसर दे चुके होंगे कि 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, भक्तमाल के कितने छप है? बताएंगे भक्तमाल के कितने छप है? 314, 315, 316, 317। तो याद रखिएगा भक्तमाल के 316 छप है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 4 साल आपके एग्जाम में पूछा गया है और आप मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको ये 3 से 4 बार देखने को मिलेगा, इसीलिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर 316 होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा? तो याद रखना है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था, ठीक है। राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन में है, फटाफट आंसर देंगे। ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल एग्जाम में पूरी जोश के साथ पहुंचे हैं, ठीक है। देखिए लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? क्या किरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह? तो याद रखिएगा लहना सिंह की मृत्यु यानी उनकी डेथ जो हुई थी वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, ठीक है। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। अब आप सभी आंसर देंगे कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बताएंगे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था वो क्या था? बोधा सिंह, महासिंह, किरत सिंह, जगधारी सिंह? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ABCD क्या होगा? तो याद रखना है बोधा सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि लहना किस कहानी का पात्र है? जो देखिए जो लहना सिंह है ये कौन से कहानी का पात्र है? क्या ये रोज कहानी उसने कहा था या फिर जूठन तिरिच? तो याद रखिएगा आप सभी, जो लहना सिंह है ये उसने कहा था कहानी के पात्र है, ठीक है। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो आप सभी ये भी याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी है संपूर्ण क्रांति भाषण देने वाला, उसको लोग क्या कह करके पुकारते थे? लोकनायक, जननायक या फिर नरनायक या फिर देश नायक? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोग जो है लोकनायक के नाम से पुकारते थे, ठीक है। और जननायक के नाम से किसको पुकारते थे? तो कर्पूरी ठाकुर को पुकारते थे, ठीक है ना। किसको पुकारते थे? जननायक के नाम से तो कर्पूरी ठाकुर को, और लोकनायक के नाम से किसको? जयप्रकाश नारायण को, जो संपूर्ण क्रांति
पार्टी नारा दिए थे या फिर भाषण दिए थे, कब दिए थे? 5 जून 1974 को दिए थे, ठीक है। कहाँ पर दिए थे? तो पटना में दिए थे, पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पूछा गया, यहाँ पर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो किताब है इसको कौन लिखे हैं? क्या महात्मा गांधी जी लिखे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, जयप्रकाश नारायण जी, लोकमान्य तिलक जी? तो याद रखिएगा वो हमारे जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर पूछा गया है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? प्यारे स्टूडेंट बताना है आपको, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? क्या अमेरिका का, ब्रिटेन का, रूस का, जापान का? तो याद रखना है, ये हर स्टूडेंट को वैसे भी पता है कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? बताएंगे जो दूध शब्द है ये कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, दर्भवाचक, समूहवाचक? तो प्यारे स्टूडेंट आपको मैंने बताया है बार बार कि दूध एक जो है दर्भ है, जो कि वो दर्भवाचक में आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और दर्भवाचक किसे कहते हैं? तो याद रखना है कि ऐसा संज्ञा जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे ही हम लोग दर्भवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के 5 भेद है। क्या क्या है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, दर्भवाचक, भाववाचक, ठीक है। ये 5 संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, मौ का उच्चारण स्थान क्या है? मौ जो बोलते हैं हम लोग किससे बोलते हैं? कंठ से, ओष्ठ से, तालु से, दांत से। तो आप एक बार मौ बोलिए तो आपको पता चल जाएगा कि यानी जो आपका ओष्ठ है उसी से आपका बोला जाता है, ठीक है। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ किसको बोलते हैं? यानी होंठ को बोलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जब मौ बोलेंगे तो आपका दोनों लिप जो है ना यानी आपस में टकरेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर पूछा गया है कि कंधा शब्द क्या है? देखिए जो कंधा जो है ये कौन सा शब्द में आ जाएगा? तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज? तो याद रखिएगा कंधा जो है ये तत्सम शब्द में आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सभी सोच रहे हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये कैसे गेस क्वेश्चन में आ गया है, तो अभी देखिए आपके सामने में कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है जो आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो अंत तक देखिए, एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए। चिड़िया शब्द है, चिड़िया जो है ये कौन सा शब्द में आ जाएगा? तो याद रखना है चिड़िया जो है वो तद्भव शब्द में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ये हर बच्चा को पता होगा कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर हो जाना, ठीक है। मतलब कि खुद पर जो है यानी निर्भर हो जाना, ठीक है। यानी अपना खुद कमा करके खाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं आत्मनिर्भर, ठीक है। तो अपने पैरों पर अगर जब आप खड़ा हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर ही ना कहेंगे कि हम खुद पर अब निर्भर हो चुके हैं, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन में है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है नहीं आना, गायब हो जाना, बहुत दिनों पर दिखना, परेशान होना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग कभी यानी कोई भी लोग को या फिर कोई भी फ्रेंड्स को, कोई भी दोस्त को अगर बहुत दिनों पर बाद देखते हैं तो कभी कभी हम लोग का मुंह से निकल जाता है कि आज आज जो है ईद का चांद नजर आया है, ठीक है, या फिर ईद का चांद हो गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत दिनों पर दिखाई दिया है या फिर बहुत दिनों पर दिखना, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 17 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। देखिए जो पीने की इच्छा रखता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पिपासु, पिपासा, प्यास, प्यासा। तो याद रखिएगा पीने की जो इच्छा रखता है उसे हम लोग पिपासा कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। देखिए शिव का उपासक कहलाता है, बताएंगे जो शिव है उसका उपासक क्या कहलाता है? शिवम, शैव या फिर शिवा शंकर? तो याद रखिएगा शिव का उपासक शैव कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 का भी हो जाएगा। देखिए 20 नंबर आपकी स्क्रीन में है, जिसका खंड ना किया जा सके वह कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, जिसका हम लोग खंडन ना करेंगे मतलब जिसको हम लोग कभी टुकड़ा नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो अखंड कहेंगे, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि अखंड भारत बने तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भारत जो है ना कभी नहीं टूट सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग अखंड भारत कहते हैं, जिसमें 2-4 देश को और मिलाया जाएगा, ठीक है, उसी को अखंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछा है 23 जून 1843, 23 जून 1844, 23 जून 1845, 23 जून 1846। तो मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बताया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। यानी इलाहाबाद
तो अभी है, अभी नहीं है ना, उस इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज कर दिया है। ठीक है, आप याद रखिएगा, कभी कभी आपको प्रयागराज में ऑप्शन में दे दे या फिर कभी कभी इलाहाबाद दे दे। ठीक है, तो आपको जो भी दे आप याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, अभी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो डेथ हुआ था ना फ्रेंड्स, 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर 23 देखिए कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी जिसके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जो प्रकाशित हुआ है 1915 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। देखिए जो जर्मन लेफ्टन है इसको कौन मार गिराए थे, वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, जगधारी सिंह। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना जर्मन लेफ्टन को मार गिराए थे तो वो लहना सिंह मार गिराए थे। ठीक है, 24 यानी 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ये क्वेश्चन आप लिख कर ले लीजिए, इस बार भी आने वाला है। ठीक है, 2022 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में, 25 में भी पूछे जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, पूछा गया है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। यहाँ पर जो जयप्रकाश नारायण जी स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो किए थे कब किए थे बताएंगे क्या, 1972, 73, 74, 75। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। जब यानी संपूर्ण क्रांति भाषण या नारा दिए थे उसी टाइम जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु बताना है 1925, 1932, 1938, 1924। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी। ठीक है, जब यानी जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 28 नंबर कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा इनमें से कौन सा पाठ लिखा गया है। तो आप सभी आराम से बता देंगे, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें से संपूर्ण क्रांति पाठ लिखे हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है, किसके द्वारा दिया गया है, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है। अब आप सभी कमेंट में बताइएगा ईमानदारी के साथ 28 लिख करके कि संपूर्ण क्रांति भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब दिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा है, तो याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 में हुआ है। ठीक है, अब कहाँ हुआ है अगर पूछ दे ये, यानी अब आपको देखिए डेट यानी डेट ना पूछ करके आपको अगर पूछ दे कि कहाँ हुआ है तो याद रखिएगा सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर, बेगूसराय बिहार में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है ना 29 का। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है, आधी नारी, पूरी नारी, आधा पुरुष, शंकर और पार्वती। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वो शंकर और पार्वती का है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी का जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस है और हिंदी का वो मैं आप सभी को बता दिया। ठीक है, आप सभी क्या कीजिएगा, ईमानदारी के साथ कमेंट में बताइएगा कि 30 में से आपको जो है ना पहले से कितना पता था। ठीक है, ज़रूर बताइएगा, और आप सभी कितना सही किए ये भी बताइएगा। ठीक है ना, और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि इसी प्रकार 30 क्वेश्चन का 40 सेट मिलेगा जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा क्लास रहा, इसी प्रकार तीसरा क्लास कल मिलेगा। तो आप सभी ज़रूर जुड़िएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी बेहतरीन तरीके से करते रहें। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी आप सभी थकिए मत, हारिए मत। ठीक है, अब आप सभी जो है ना जीतने की कोशिश कीजिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक में आ चुका है। अब जैसे भी हो अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, आपका जो है ना देखिए पहले जो किए लेकिन अब आपका जो भी मेहनत करेंगे वो आपका मेहनत जो है ना फल देगा। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत कीजिए बढ़िया से और स्टडी कीजिए, एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।